प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और देश के कारोबारी जगत के लोगों के साथ किया संवाद, निर्यात बढ़ाने पर दिया बल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम। भारतीय हॉकी के स्वर्णिम काल में ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला में कहा, कुछ लोग मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए करते हैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग, नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण की जरूरत। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन में लेंगे भाग। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और देश के कारोबारी जगत के लोगों के साथ कल संवाद किया। पीएम ने संवाद में निर्यात बढ़ाने के लिए 4 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि निर्यात और निवेश बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी बर्डन कम करने के लिए प्रयास हो रहे हैं और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस से मुक्ति का फैसला सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। भारत ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से मुक्ति का जो फैसला लिया है वो हमारा कमिटमेंट दिखाता है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी दिखाता है। ये सभी निवेशकों को स्पष्ट संदेश देता है कि आगे बढ़ता हुआ भारत न सिर्फ नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, बल्कि भारत की निर्णायक सरकार अपने वायदे भी पूरे करने की इच्छा शक्ति रखती है। भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। भारतीय हॉकी के स्वर्णिम काल में ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि माना जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश का एक ऐसा खिलाड़ी जो जादूगर था। मैदान पर उसकी चपलता ऐसी कि विरोधी भी मात खा जाते थे। स्टिक की बाजीगरी ऐसी कि हर एक टच गोल पोस्ट पर ही जा रुकता था। ये हैं हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिनकी तरह न कोई था और न कोई है। ऐसे महान खिलाड़ी के प्रति राष्ट्र ने एक बार फिर से कृतज्ञता व्यक्त की है। ठीक एक दिन बाद जब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता। देश में खेल के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। मेजर ध्यानचंद को दिए गए इस सम्मान को लेकर पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने एक प्रेरणादायी कदम करार दिया है। खेल रत्न पुरस्कार जो खेलों में सबसे बड़ा होता है, उस पुरस्कार को जो मेजर ध्यानचंद जी के ही बर्थडे के ऊपर जो उनका जन्मदिन है, जिसको भी सरकार ने संसद के अंदर मान्यता देकर इस दिन को सेलिब्रेट करने का अनुमोदन किया था, उस दिन ध्यानचंद जी के बर्थडे के ऊपर ध्यानचंद जी के अवार्ड जो कमतर तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि खिलाड़ी जब कोई अवार्ड पाता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हाँ, ये बेहतर है कि कुछ अवार्ड ऐसे थे जो जिनकी कीमत कुछ ज्यादा थी। वैसी ये फीलिंग, ये बात कहाँ से आई होगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंचाई वाली बात है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लिखा कि देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड को देश के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। यह खेल जगत से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए गर्व का निर्णय है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी देशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट करते हुए इसका स्वागत किया। उन्होंने लिखा, मेजर ध्यानचंद भारत की सबसे महान और लोकप्रिय खेल हस्ती हैं। ये एकदम सही है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम उनके नाम पर रख दिया जाए।
उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों ने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। सरकार के निर्णय का खेल से जुड़े कई अन्य खिलाड़ियों ने भी स्वागत किया है। It's absolutely historic, and in fact, all the sports awards should be named after a sportsman, and what bigger than naming it after Major Dhyan Chand, what he's done for the country. I think it's unparalleled to any other sportsman. प्रधानमंत्री के निर्णय से मैं बड़ी खुशी हुई जो उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया है। इससे हमें सब खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद मोदी जी। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की पहचान है। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन रही भारत हॉकी के स्वर्णिम काल में ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि रहा। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 14 गोल दागे थे। उस वक्त एक अखबार ने लिखा था कि यह हॉकी नहीं बल्कि जादू है और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932, 1936 में 3 स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शुक्रवार को सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार बाधित रही। लोकसभा में हंगामे के बीच कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में हंगामा जारी रहा, लेकिन विपक्ष के द्वारा किसानों के मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिए गए थे, जिसे सभापति ने खारिज किया और कहा कि इस मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा कराई जा सकती है। शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कुल 2 घंटे भी नहीं चल पाई। दोनों सदनों में कई निजी बिल पेश किए जाने थे, लेकिन एक पर भी चर्चा नहीं हो पाई। बात लोकसभा की करें तो विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए। हंगामे के बीच कराधान विधि संशोधन विधेयक और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित हो गया। कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 प्रस्ताव करता है कि किसी कंपनी की 28 मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर पिछली तिथि से कर नहीं लगाया जाएगा। हमने वायदा जो हमने दिया है इस गरिमामय सदन में उसको पूरे करने के लिए आज ये कानून का अमेंडमेंट ले आ रहे हैं। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इस बिल में लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने ये जिम्मेवारी ली थी कि हमें लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना करना है। सभापति महोदय, मैं सौभाग्यशाली हूं इस पवित्र काम को करने का आपकी अनुमति से मौका मिला और इस पवित्र सदन में हम इसको प्रस्तावित करते हैं। ये लद्दाख के लोगों के बेनिफिट के लिए तो होगा ही। जो आज के डेट में लद्दाख में कोई भी खास ठीक तरह से कोई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारे बच्चे लोग जो है लद्दाख से बाहर अलग अलग सिटीज में पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए जाते, वो सबको ध्यान में रखते हुए और लॉन्ग रन के लिए लोगों के जो एस्पिरेशन को कैटर करने के लिए लद्दाख के महत्व को समझते हुए जो बॉर्डर इलाका है वो समझते हुए आज का जो बिल पारित हुआ है। इससे से पहले सुबह शोर शराबे के बीच थोड़ी देर तक चले प्रश्नकाल में बच्चों के पोषण के विषय में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पोषण अभियान के तहत किसी कीमत पर धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सभी आंगनवाड़ी डिजिटली कनेक्ट हैं। Portion tracker was launched by this very government, and I'm happy to say that in just 3 months we have had every Anganwadi in the country now digitally connected to the government of India so that needs of the Anganwadi, including challenges, can be met with solution. राज्यसभा में शुक्रवार को 32 निजी विधेयक सूचीबद्ध थे, जिनमें जनसंख्या नियंत्रण, लोकपाल लोकायुक्त बिल, समान नागरिक संहिता, राज्यों का पुनर्गठन और सभी को स्वास्थ्य जैसे विधेयक शामिल थे। लेकिन किसी बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। संसद न चलने देने पर कई निर्दलीय सदस्य परेशान दिखाई दिए। हाउस में पूरे 130 करोड़ जनता की यहाँ पर बात होनी चाहिए, उनकी समस्या पे बात होनी चाहिए, उस पर चर्चा ना करते हुए सिर्फ अपनी पार्टी और इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है मुझे। इस बीच किसानों के मसले पर विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर से जंतर मंतर तक मार्च निकाला।
इस पर सरकार का कहना है कि विपक्ष संसद में चर्चा नहीं करता और बाहर राजनीति करता है। संसद में बात नहीं करना और जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करना, ये सिर्फ इतना ही प्रदर्शित करता है कि मीडिया में उनको किसी न किसी बहाने जगह चाहिए। विपक्ष के सदन में रवैये के चलते संसद के मानसून सत्र में अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और बिल बिना चर्चा के ही पारित कराए जा रहे हैं। सत्र के दौरान गतिरोध बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सदन चलाने के लिए विपक्षी दल अपने रुख में कोई बदलाव करते हैं या संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच ही खत्म होगा। भारतीय सेना ने शुक्रवार को कहा कि चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके से पीछे हट गए हैं। साथ ही डिसएंगेजमेंट के इस कदम को सत्यापित भी किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले साल मई के बाद पैदा हुए तनाव के बाद भारतीय सेना की प्रतिबद्धता की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इसकी वजह से पहले पेगोंग त्सो और अब गोगरा इलाके में भी चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। भारत की बेहद सटीक कूटनीति एक बार फिर रंग लाई है और इसी के चलते हिंदुस्तान ने चीन को एक बार फिर से पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध में इस हफ्ते उस समय एक बड़ी कामयाबी मिली जब 12वें राउंड के कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों सेनाएं LAC के एक और फ्रिक्शन पॉइंट गोगरा इलाके से पीछे हट गयी। 4 से 5 अगस्त के दौरान दोनों सेनाओं ने पीछे हटने की ये कार्रवाई की है। भारत और चीन की सेना के द्वारा बनाए गए सभी अस्थायी और उससे संबंधित अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है और उसे पारस्परिक रूप से सत्यापित भी किया गया है और मौजूदा वक्त में दोनों देशों की सेनाओं के जवान अपने अपने स्थायी ठिकानों पर वापस पहुंच गए हैं। अभी 12वां राउंड हुआ था कोर कमांडर लेवल का टॉक का हिंदुस्तान और चीन के बीच में, और इसमें जो हमारे बाकी के जो इलाके रह गए थे, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डिस्पांग प्लेन, इनके बारे में बातचीत हुई और उसके अंदर हमारा जो ये गोगरा हाइट्स के उधर, हॉट स्प्रिंग के उधर, वहाँ पे PP 17, PP 11, 12, 17, 18 हैं वो जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमारे, तो उनको चाइना ने ब्लॉक कर दिया हुआ था, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर ली हुई थी। तो अब उसके अंदर एक के ऊपर सहमति हो गई है और वहाँ से हिंदुस्तान और जो चीन है, इन्होंने दोनों ने अपने अपने जो फौजें हैं वो वापस कर ली हैं। 31 जुलाई को ही भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के LAC के पास मोल्डो में हुई 12वें दौर की बातचीत में दोनों देश पेट्रोल पॉइंट 17A से सैनिकों को हटाने पर सहमत हुए थे, जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों के बीच फ्रिक्शन पॉइंट में से एक है। दोनों पक्षों के बीच डिसएंगेजमेंट की कार्यवाही इसी साल फरवरी में हुई थी, जब वे पैंगोंग झील के किनारे से अलग हो गए थे। 31 जुलाई की वार्ता के बाद ही ये कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार इन शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने और बातचीत और वार्ता की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। मौजूदा डिसएंगेजमेंट के बाद अब दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पश्चिमी सेक्टर के दूसरे फ्रिक्शन बिंदुओं की स्थिति के समाधान को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि यथास्थिति में किसी भी प्रकार का एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से ही तनाव की स्थिति बनी है। गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष में कई भारतीय सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करते शहीद हुए थे, लेकिन चीन को आगे बढ़ने से रोक दिया था। तब से ही भारत और चीन राजनयिक और सैन्य स्तर पर वार्ता कर रहे हैं। दोनों देश की भूमिका से आज अपने आप को अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी और व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षण और तैयारी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 2014 के बाद से अनावश्यक मुद्दों को बहस का मुद्दा बना देते हैं, जिसकी वजह से मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि आज जब संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, तब अनावश्यक विषयों को लेकर कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूं और 2014 के बाद से आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो। देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया से फिर अन्य स्थानों पर उसे प्रेषित किया जाता है, फिर वह उसका एक मुद्दा बन जाता है, मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की दिशा से ये सब कार्यक्रम इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी विगत 4-4.5 वर्षों से हम लोग यही देख रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, देश की संसद का सत्र प्रारंभ होने वाला था। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट और अन्य कुछ ऐसे दुनिया के मीडिया ग्रुप में एक मुद्दा उछलता है और पेगासस का वो मुद्दा फिर किस कदर तक देश की पूरी संसद को बाधित कर देता है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके पास कोई तथ्य और प्रमाण नहीं, लेकिन बिना किसी तथ्य और प्रमाण के किसी ने उछाल दिया, उसी को मुद्दा बना करके मीडिया में, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब में उसका मुद्दा बना करके फिर उसको उछालने का प्रयास करके देश की संसद का बहुमूल्य समय बाधित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर भाजपा अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष के सम्मेलन में शामिल होंगे। यहीं पर भाजपा के विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक भी करेंगे। शाम को श्री नड्डा भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल श्री नड्डा आगरा पहुंचकर जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पार्टी की क्षेत्रीय टीमों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए और इसी अवधि में 79 संक्रमित व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 619 है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कुल 2,50,39 कोरोना टेस्ट किए गए। राज्य में अब तक कुल 6,69,67,783 कोरोना टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया गया कि जनपद अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़ और सीतापुर में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। पिछले 24 घंटों में 53 जनपदों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला, जबकि 22 जनपदों में इकाई अंक में कोरोना संक्रमण के मामले प्रकाश में आए हैं। यमुना नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से बाढ़ का पानी शहरी इलाकों तक पहुंच गया है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इटावा जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बाढ़ कार्यों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश से अचानक 22 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिस कारण यहां की नदियों में जल स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई, जिससे तहसील चक्करनगर के काफी गांव प्रभावित हुए। हवाई सर्वेक्षण के दौरान देखा गया कि कुछ गांव के चारों तरफ से जलमग्न हैं, कुछ गांव के 3 तरफ पानी है, कुछ गांव टापू बने हुए हैं। इस सबके बावजूद जनपद में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जो बहुत ही संतोषजनक है। जलस्तर घटने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी समितियों, स्वच्छ भारत मिशन की समितियों को सक्रिय किया जाए। दोनों तहसीलों में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहें, उन पर राउंड द क्लॉक कर्मचारी तैनात की जाए और उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रभावित गांव में लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने हेतु मैन पावर बढ़ाकर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सक्रियता के आधार पर सबको अलर्ट किया और हमारे लोकल प्रशासन ने जितनी सक्रियता के साथ हमारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के काम किया, उसका परिणाम ये है कि 22 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज के बावजूद भी किसी प्रकार का जनहानि और पशु हानि हमारे इटावा में नहीं हुई है। जहाँ तक धन हानि की बातचीत है, स्वाभाविक रूप से खेतों में पानी भर गया है, बाकी सब चीज़ें हुई, उसका आकलन एक अलग विषय है, लेकिन पूरी तरीके से हमारे गांव और हमारे लोग सुरक्षित हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पीएसी के जवान, हमारे स्टीमर, लोकल बोट, ऐसे लोकल बोट और स्टीमर मिलाकर के कुल 81 स्टीमर और बोट मिलाकर के इस समय एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के मिलाकर के कुल 55 जवान लगे हुए,
पीएससी के 21 जवान अलग से लगे हैं, जिनको हम जल पुलिस के रूप में जानते हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं। जगह जगह से जहाँ कहीं कोई विशेष समस्या थी वहाँ से लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थान पर भी पहुँचाया गया। उनके पूरी तरीके से भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है। मेडिकल टीम पूरी तरीके से लगी है, दवाइयों के किट के साथ हमारे डॉक्टर मुस्तैद हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर जब हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने की बात हो रही है तो काशी के हथकरघा उद्योग की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। यहाँ के बुनकरों ने अपनी कार्यकुशलता और श्रम साधना से सुविधा को न सिर्फ जीवित रखा है बल्कि वे इसे लगातार आगे भी बढ़ा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हथकरघे पर एक ही गति, लय और पूरी दक्षता से चलते इन हाथों को देखिए। ये बनारसी साड़ी का ताना बाना बुना जा रहा है। बनारसी साड़ियों को बनाना शायद यहीं के बुनकरों के बस की बात है। हथकरघे पर एक एक धागे को, हर एक तार को बारीकी से पिरोना और फिर एक से बढ़कर एक डिजाइन तैयार करने के लिए यहाँ के बुनकर दुनिया भर में जाने जाते हैं। पिछले कुछ साल में केंद्र सरकार ने हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने, उन्हें बेहतर बाजार मुहैया कराने और बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। समर्थ योजना के तहत बुनकरों को 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वे नए नए डिजाइन की बारीकियां, कलर कॉम्बिनेशन और हथकरघा की तकनीकी जानकारी सीखते हैं। इस दौरान उन्हें 9,450 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। WSC की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट्स मिल रहे हैं। लाइक मुझे डाइंग एंड प्रिंटिंग के बारे में अच्छा नॉलेज मिल रहा है कि उसका क्या यूज़ है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं बट उसका प्रैक्टिकल हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे वो सीखने को मिल रहा है काफ़ी ढेर सारा कुछ। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं प्रैक्टिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीख रही हूँ, लाइक डाइंग एंड प्रिंटिंग। मैंने सिर्फ इस बारे में सुना था कि डाइंग में कौन कौन सी डाइज और कौन कौन सी कलर्स को यूज़ करते हैं और प्रिंटिंग में कौन कौन सी प्रिंट्स होते हैं, बट एक्चुअली में उसको हम अगर उसको करते हैं तो फिर उतना अच्छा हमको उसका लुक मिलता है और उसको हम अपने फैशन में भी यूज़ कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के डिजाइन रिसोर्स सेंटर में नए नए डिजाइन पर काम हो रहा है। वाराणसी के ब्लॉक लेवल क्लस्टर्स पर बुनकरों को सरकार की कई दूसरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन पर 10% सब्सिडी के अलावा हथकरघा संवर्धन सहायता योजना के तहत कामगारों को हैंडलूम, जैकार्ड, चरखे और दूसरे जरूरी साजो सामान के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। हैंकयार्न सब्सिडी स्कीम के तहत बुनाई के लिए इस्तेमाल होने वाले धागों पर 10% की सब्सिडी दी जाती है। सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे कि ब्लॉक लेवल क्लस्टर के द्वारा मतलब बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनको हथकरघा संवर्धन सहायता द्वारा 90% सब्सिडी में लूम, करघा, जकार्ड सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी मतलब बुनाई करने में और अपना रोजगार करने में काफ़ी सुविधा प्रदान हो रही है। हथकरघे पर अपना जीवन खपा देने वाले बुनकर अब चाहते हैं कि बनारस की इस धरोहर को संजोने के लिए नई पीढ़ी आगे आए। हम बचपन से ये काम करते हैं और ये आँख के बूते है। ये इतना ध्यान से करना है कि एक तागे फंस गया तो हमें बनवाई देना पड़ेगा या मालिक को बनवाई देना पड़ेगा, ग्राहक नहीं लेगा। इतना ये कठिन काम है। हैंडलूम उत्पादों को नई पहचान देने के लिए सरकार की हैंडलूम मार्क योजना भी है, जो इन उत्पादों को ब्रांड में तब्दील करने और इनके लिए बाजार में उनकी प्रीमियम स्थिति सुरक्षित करती है। बनारस के हथकरघा उद्योग को गति देने के लिए दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण किया गया है, जहां किसी खरीदार को एक ही छत के नीचे हथकरघा और हस्तशिल्प के तमाम उत्पाद वाजिब दामों पर मुहैया होते हैं। आज देश 7वां हथकरघा दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार ने बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनसे वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मेरठ की सरधना तहसील के लावड़ कस्बे में अधिकतर बुनकर रहते हैं, जिनकी जीविका हथकरघा उद्योग से ही चलती है। केंद्र सरकार द्वारा इन बुनकरों को क्लस्टर योजना से जोड़ा गया। लावड़ कस्बे के 300 बुनकरों ने एक साथ क्लस्टर योजना से जुड़कर अमन हथकरघा क्लस्टर बनाया और इनके बने उत्पादों को एक नई दिशा मिली। क्लस्टर योजना के अंतर्गत बुनकरों को जहां सुविधाएं दी गई, वहीं इनकी ट्रेनिंग के माध्यम से नए नए डिजाइन बनाने सिखाए गए और एक बाजार भी उपलब्ध कराया गया। बुनकरों के द्वारा दरी, फूट मैट आदि बनाए जा रहे हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों में बेचे जा रहे हैं। मेरठ के इस क्लस्टर का टर्नओवर 4 करोड़ रुपए सालाना है। वहीं लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिल रहा है।
उसका क्लस्टर का नाम है अमन हथकरघा बुनकर क्लस्टर कंसोर्टियम। भारत सरकार से बनाता है हमारा, भारत सरकार से। मगर उसमें हमें फिर इन्होंने नए नए डिजाइन दिए, फिर हमने पायदान का काम शुरू करा। शुक्र है ऊपर वाले का इतना बढ़िया चल रहा। हमारा माल हैदराबाद, बम्बई, मेरठ, दिल्ली, हमें रोजगार बहुत मिला, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम चल रहा। और वैसे तो 316 क्लस्टर में तो रहने के यहाँ से बुनकर रहेंगे कम से कम 70 हजार के लगभग होंगे यहाँ से जो बुनकर हैं। घर घर में काम होता है यहाँ पे। क्लस्टर में हम लोगों को जो फ़ायदा पहुँचा है, सरकार ने जो हमें फ़ायदा दिया है, उससे हम बहुत लोग आगे बढ़े। और बाकी पहले हम लोग कंबल बना रहे थे और कंबल में हमारा पैसा टाइम पे हमें मिले नहीं था, ब्याज पे पैसा चला जाया करे था। अब क्लस्टर मिला, उससे हमें छावा बना, खड्डियाँ मिली और बाकी काम करने के नए नए डिज़ाइन। और हम लोग पायदान वगैरह बना रहे हैं जिसमें दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, पानीपत, यहाँ हमारा माल सप्लाई होता है। मैं लावण का रहने वाला हूँ, दरी बनाता हूँ और पायदान बनाता हूँ, पट्टी बनाता हूँ। और जो सरकार ने क्लस्टर बनाया था, ये उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। सरकार की बहुत अच्छी योजना थी ये, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है हमें। बुनकरों को भारत सरकार के द्वारा संचालित, राज्य सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी। उसके साथ साथ जो सबसे अहम है वो है विपणन। हथकरघा के उत्पादों का विपणन कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे आज ही मैं लावड़ में हमने देखा कि जो मैट्स बना रहे हैं, ये लोग पैकिंग करके रखे हुए थे और सीधे सीधे इनके यहाँ से हैदराबाद माल जा रहा है। लगभग टर्नओवर लावड़ कस्बा का ही 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना है। आज बुनकरों को ये भी कहा गया कि वो अगर टर्नओवर के आधार पे और भी सुविधाएं भारत सरकार, राज्य सरकार देने को उत्सुक है और वो उसकी टर्नओवर बैंक के माध्यम से अगर करते हैं या डिजिटली करते हैं तो उसको अकाउंटिंग करा के या सीए से अकाउंटिंग करा के हम लोग उनको मार्केटिंग इंसेंटिव की भी सुविधा दे सकते हैं। ललितपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर हाथ से साड़ी बुनाई में होशियार सिरोन खुर्द की महिलाओं ने रिद्धि समूह बनाकर हथकरघों के माध्यम से अच्छी डिजाइनर साड़ी तैयार करने का काम शुरू किया। लेकिन इनके अच्छे रेट एवं बिक्री की समस्या को दूर करने के लिए जब जिला उद्योग केंद्र की मदद मिली तो समूह के अध्यक्ष मीना ने झांसी सागर हाईवे पर अपना साड़ी आउटलेट एवं शोरूम खोल दिया। आज ललितपुर की ओडीओपी में चयनित जरी सिल्क साड़ी पर्यटक के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंच रही है। वहीं इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली है। जिला उद्योग केंद्र उपायुक्त एस.के. सूर्यवंशी का मानना है कि जनपद से ओडीओपी योजना के तहत चयनित जरी सिल्क साड़ी के 22 कारीगरों को 1 करोड़ 40 लाख से अधिक की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने NRLM के साथ मिलकर सामूहिक रूप से जरी सिल्क साड़ी को लोगों तक पहुंचाने के लिए हाईवे पर आउटलेट खोलकर साड़ी बिक्री का काम भी शुरू कराया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और देश के कारोबारी जगत के लोगों के साथ किया संवाद, निर्यात बढ़ाने पर दिया बल। स्वर्णिम काल में ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला में कहा, कुछ लोग मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए करते हैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग, नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण की जरूरत। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन में लेंगे भाग। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात, कोरोना खतरा अभी भी है, इसलिए जब भी आप बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, हाथ धोते रहिए और उचित दूरी बनाकर रखिए और मास्क इस तरह लगाइए। नमस्कार।